गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 जनवरी और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कल था गणतंत्र दिवस और उनके जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो अक्टूबर नवनिर्वाचित हुए हैं। और गणतंत्र दिवस परेड की 2025 की कुछ प्रमुख प्रस्तुतियां देख लेते हैं। तीनों सेनाओं की झांकी है 76वें गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार शामिल की गई। तीन सेनाओं को यानी सेना, नौसेना और वायुसेना के एकजुटता क्या एकीकरण की भावना का प्रतीक था। और इसका जो थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्बाध समन्वय के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। इसमें एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष था जिसमें समन्वित भूमि, जल और वायु का संचालन का प्रदर्शन किया गया था, जैसे अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, तेजस MKI लड़ाकू विमान, INS विशाखापट्टनम और उन्नत जो हल्का वाला हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, और दूर से संचालित विमान PRA यानी इसको जैसे ड्रोन की तरह चलाते हैं उस तरह संचालित विमान था। और नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया गया है। इसमें महिला अधिकारी जो है अग्रणी भूमिका में थे। और महिला सशक्तिकरण नारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना की अनुभवी महिला अधिकारी परेड के दौरान केंद्र में रही थी। इसकी जो मुख्य बातें हैं, नेतृत्व महिला, इन अधिकारियों ने रक्षा में महिलाओं की बढ़त भूमिका और राष्ट्र में उसके योगदान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक उसके भागीदारी ने सशस्त्र बलों के भीतर लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला है। प्रेरणादायक उपस्थिति है कि सैन्य टुकड़ियों की झांकियों का नेतृत्व करके उनके रोल मॉडल के रूप में कार्य किया तथा महिलाओं की भावी पीढ़ियों को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, अभी भी बहुत लोग इस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं, इस दिशा में जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की गई है। तो आगे की बात करें तो DRDO की झांकी और रक्षा कवच की शुरुआत की गई है। यह एक युद्ध निगरानी प्रणाली जो संजय है, एक अत्याधुनिक प्रणाली जो युद्ध क्षेत्र का वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम है। स्थिति जन्य जागरूकता का परिचालन और परिशुद्धता को बढ़ाता है। रक्षा कवच जो है, इस झांकी की शुरुआत बहुक्षेत्रीय खतरों और विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा थीम के साथ हुई, जो रक्षात्मक प्रणालियों में प्रगति को दर्शाती है। और इसने भारत के एकीकृत भविष्य को रक्षा क्षमताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रदर्शित किया है। और यह एक पीढ़ी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें उच्च सटीकता और त्वरित तैनाती की क्षमता है। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऊपर अंतरिक्ष में जाती है और वहां से फिर अपना लोकेशन सेट करके फिर अपना निशाना बनाती है, इसलिए इसको बहुत घातक माना जाता है और इसको अवैध माना जाता है। इसकी पारंपरिक हमला मिशनों के लिए डिजाइन किया गया। और भारतीय तटरक्षक बल की झांकी जो है इसमें काम, देखिए तटरक्षक कोस्ट गार्ड की भी झांकी निकाली है। कोस्ट गार्ड में देखिए कमांडेंट जो थी सोनिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह के नेतृत्व में इसमें भारत की समुद्री ताकत का जश्न मनाया गया और तटों की सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। इस विषय की झांकी स्वर्णिम भारत और विरासत और प्रगति, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा परिस्थितियां और तंत्र और भारत की यात्रा को इसमें दर्शाया गया है। और कुछ इसमें जुड़े फैक्ट्स देख लेंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह गणतंत्र दिवस 2025 का इस साल अपने छाप छोड़ने वाले नवोदित कलाकार हैं, यानी छोटे छोटे कलाकार हैं। तीनों सेनाओं की झांकी को आपने पढ़ा है और परेड में नेतृत्व करती महिलाओं को आपने पढ़ा है और DRDO की भी झांकी पढ़ा है और भारतीय तटरक्षक बल को आपने देखा है। देखिए, एक और बात है, इसमें 61 कैवेलरी रेजिमेंट की जो घुड़सवार सेना ने भाग लिया। घुड़सवार सेना एकमात्र घुड़सवार सेना विश्व की है जो जिन्होंने प्रदर्शन किया है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो संविधान लागू होने का दिन जो 26 जनवरी 1950 था, आप सबको पता होगा। भारत का संविधान लागू हुआ जिसे भारत के एक लोकतांत्रिक गणराज्य में। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी इसलिए चयन किया गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में दिल्ली के इरविन स्टेडियम में, अब उसको जाना जाता है नेशनल स्टेडियम के नाम से, वहां आयोजित किया गया था। पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और राष्ट्रीय अवकाश गणतंत्र दिवस के दिन 3 अवकाशों
देखिए 3 अवकाश होता है, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, और एक गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय अवकाश होता है। राजपथ पर परेड, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास की झलक दिखाने वाली परेड आयोजित की जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और मुख्य अतिथि हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की जाती है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की जाती है। तो इसमें जैसे कि बिहार की एक लोक प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है शारदा सिन्हा, जिन्हों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो अभी दिवंगत हुए हैं, सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे, उनको उनकी घोषणा की गई। वीरता पुरस्कार की बात करें तो परेड के दौरान उन बच्चों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण साहस और वीरता दिखाई है। और वीरता पुरस्कार में परेड के दौरान उन बच्चों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण साहस और वीरता दिखाई है। सांस्कृतिक झांकियां की बात करें तो परेड विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाली झांकियां प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो गणतंत्र दिवस की शुरुआत में स्टार्टिंग में जनगण मन गाए जाते हैं और अंत में वंदे मातरम गा के इनका समापन होता है। बीटिंग रिट्रीट, गणतंत्र दिवस समारोह में 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ, जिसमें सेना बैंड के साथ संगीत प्रस्तुत करती है 29 जनवरी को। और पहली परेड जो 1955 में शुरू हुई, 1950 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, लेकिन 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, इस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की पुष्टि की जाती है। सुरक्षा का प्रदर्शन, परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना अपनी ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और कोई राजा या रानी शासन नहीं करता है। भारतीय ध्वज का इतिहास, इस दिन तिरंगे को फहराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बाल वीर पुरस्कार, परेड के दौरान बहादुर बच्चों और उनकी वीरता और परिश्रम के लिए सम्मानित किया जाता है। वैश्विक संदेश, गणतंत्र दिवस समारोह भारत की एकता और विविधता वैश्विक स्तर पर संदेश देता है और दुनिया को भारत की प्रगति और परंपरा दिखाता है। देखिए महत्वपूर्ण कुछ कुछ दिवस हम लोग देख लेते हैं और उसके थीम, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को ही DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाते हैं और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाते हैं और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं इसलिए क्योंकि मकर पे सूर्य पहुंचते मकर रेखा पे। 15 जनवरी को पोंगल मनाते हैं, ये केरल का प्रसिद्ध है। और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्थापना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिनको मनाया हम लोगों ने विगत दिनों में, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाते हैं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस भी मनाते हैं। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस एवं वर्ल्ड कुष्ठ दिवस मनाते हैं। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ तक रहा। उसके बाद हम लोग अब करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक समसामयिकी जो करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन वाइज। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस शहर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। तो इंदौर मध्य प्रदेश का जो क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ सिटी माना जाता है। तो उन्होंने ही वहां ही शुरुआत हुई है। वहां भी आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि भिखारियों को बैन कर दिया गया है और इस तरह का नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई आदमी भिक्षा देता है तो उनको 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और अधिकतम 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो भिखारी मुक्त शहर बनाया गया है।
इंदौर नगर निगम ने इंदौर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है, और आईएमसी ने एनर्जी स्वराज नाम का कोई फाउंडेशन है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है और वह साक्षर करने का लोगों को 5 लाख लोगों को साक्षर करने का काम शुरू कर चुके हैं, और 30 नवंबर से इस मिशन की शुरुआत हो भी चुकी है। और इस मिशन में 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाने का उद्देश्य है, और जो किसी भारतीय शहर में पहली बार होगा। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया गया है। हमारे ये है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने रक्षा सुधारों के और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और 2025 को रक्षा मंत्रालय के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका लक्ष्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयारी में बदलना है। अब मुख्य फोकस जो है संयुक्ता और एकीकरण में सुधार और साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, एआई, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक्स जैसी उभरती जो देखिए इसमें कंपटीशन होता है कि कोई देश ये कर रहा है, कोई देश वो कर रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, मतलब एशिया में तो आप समझिए कि रूस की तो अभी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चीन जो हमारे साथ बार बार उलझता रहता है, तो उनको ही देखते हुए तो हम लोग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आगे बढ़ना, तो इस कारण से कुछ कुछ बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती है। तो अधिग्रहण और प्रक्रियाओं को ये सरल बनाएगा और सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सुधारों के उद्देश्य रक्षा निर्यात में सुधार करना और संसाधन अनुकूल करना और दिग्गजों का कल्याण सुनिश्चित करना है। किस राज्य ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए सिखदात परियोजना शुरू की? सिखदात परियोजना जो शुरू हुई है वो पंजाब में शुरू हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री आप जानते हैं भगवंत मान सिंह है। देखिए जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विद्यालय जो यहाँ का ओपन यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब के जेल विभाग ने जेल के कैदियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सिखदात कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को मानसिक विकास को बढ़ाना और भविष्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाना है। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 15 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और 30 वर्ष में पहली बार नियमित नियुक्ति। ठीक है, तो 15 शिक्षकों को नियमित रूप से, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, वो परमानेंट है। ये शिक्षक कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करेंगे जिससे समाज में उनका पुनः एकीकरण हो पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो हम लोग देखेंगे कि विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना है इनका विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है और मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसका महोत्सव 4 जनवरी से 9 जनवरी 2025 तक चला है, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। यह पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देने हेतु ग्रामीण बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ कृषि बढ़ाने पर केंद्रित यह ग्रामीण नवाचार का सहयोग को बढ़ावा देते हैं, प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाल ही में किस मंत्रालय ने नया बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये वित्त मंत्रालय ने किया है। वित्त मंत्रालय ने देखिए किस सोच के साथ ये ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस शुरू किया है कि देखिए बैंकनेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये बिडिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी घर बैठे देख भी सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, कौन सी चीजें नीलामी में जा रही है, और उसमें आप बोली भी लगा सकते हैं ऑनलाइन ही। देखिए वित्त मंत्रालय ने खरीदारों और निवेशकों के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, देखिए वन स्टॉप एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक वेबसाइट बनाया है, संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। यह फ्लैट, घर, प्लॉट, दुकानों और औद्योगिक भूमि और वाहन, मशीनरी जैसी संपत्तियों पर सभी पर सार्वजनिक क्षेत्र पीएसबी से ई नीलामी की जानकारी को समेकित करेगा, यानी कि सबको इंटीग्रेट करके रखेगा और आप ऑनलाइन ही
उसको बिडिंग कर सकते हैं। पोर्टल संपत्ति की खोज और नीलामी में भागीदारी को सरल बनाता है, यानी आप उसमें देख भी सकेंगे, सारा सूचीबद्ध है कि कौन सी नीलामी होने वाली है, किसकी नीलामी चल रही है। तो इसकी पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। यह संकटग्रस्त संपत्तियों की वसूली और उनकी बैलेंस शीट में सुधार और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पीएसबी की सहायता करता है। देखिए 1,22,500 से अधिक संपत्तियां इसमें अभी सूचीबद्ध और पीएसबी अधिकारियों को प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण इसमें दिया गया है कि कैसे इसको बिडिंग प्रोसेस को करना है। देखिए हाथीदह दुर्गापति पंप स्टोरेज परियोजना है जो खबरों में थी, किस राज्य से संबंधित? तो ये बिहार में है और बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। देखिए इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, तो इसमें डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं कि देखिए एसजेवीएन लिमिटेड, यानी एसजेवीएन आप लोग जानते होंगे कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि 1000 मेगावाट की हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना पीएसबी विकसित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया है, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। और देखिए इस परियोजना में सालाना 2308.65 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। ये बनने के बाद ये बिजली पैदा होगी और इसकी जो कोस्ट है, लागत कोस्ट 5663 करोड़ है। इसमें करीब 5000 नौकरियां पैदा होंगी। बिहार की अक्षय ऊर्जा और भंडारण क्षमताओं को बढ़ावा इसमें मिलेगा। और एसजेवीएन ने बिहार में पीएसबी विकास के लिए 10,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है और एसजेवीएन को 4 पीएसबी आवंटित किए गए, जिसमें हाथीदह दुर्गावती को इसकी व्यवहार्यता के लिए प्राथमिकता दी गई है। देखिए 4 पीएसबी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो एसजेवीएन ने इसको चुना है। और एसजेवीएन भारत का अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अन्य राज्यों में 12,000 मेगावाट के पीएसबी विकसित कर रहा है। अन्य राज्यों में भी 12,000 मेगावाट के कुछ पीएसबी विकसित कर रहे हैं। देखिए CPGR AMS पोर्टल, तो ये प्लेटफॉर्म जो है किस विभाग के अधीन कार्य करता है और क्या कार्य करता है, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए ये है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो इसमें आप देखेंगे कि आप कहीं कुछ काम करवाने जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे और ये जो वेबसाइट है ये सर्च करेंगे आप गूगल पे, तो वहां से आएगा। तो वहां से अपना जो शिकायत ग्रीवांसेस है उसको आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार सक्रिय जन भागीदारी के साथ विकसित भारत के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सीपी ग्राम केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली नागरिकों की चिंताओं को दूर करने की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। 2022 से 2024 तक सीपी ग्राम से 70 लाख की अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। और सीपी ग्राम से नागरिकों के लिए सेवा वितरण संबंधित शिकायतें दर्ज करने और 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मतलब ये हमेशा काम करेगा और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत कार्य करता है। आपको किसी भी प्रकार का आपको शिकायत है तो आप उस पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये विगत 2 साल में 70 लाख से अधिक जो शिकायतों का निष्पादन किया है। और हाल ही में खबरों में रहा मुकना बैक्टीरियाटा क्या है। तो मुकना बैक्टीरियाटा की बात करेंगे तो ये देखिए एक आक्रामक पौधा है। आक्रामक पौधा को इस रूप में जानेंगे कि देखिए कोई फसल आप लगाते हैं, कोई चीज लगाते हैं तो उससे ज्यादा कोई और फसल उग जाता है तो वो जो जमीन की उर्वरा शक्ति खींच लेती है, जो मुख्य फसल हमारा है उसमें विकास नहीं हो पाता। तो ये आक्रामक पौधा है और इसको लगाया क्यों गया था, लगने क्यों दिया गया, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए आप देखिए कि पार्थियम हिस्टोफोरस नाम का एक ये वाला पौधा आप देखेंगे गेहूं में लगता है। तो ये वाला कहाँ, ये भी उसी तरह का पौधा है। आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगी थी उससे पहले भारत का हालत खराब हो गया था, तो उस टाइम से अमेरिका से गेहूं आयात किया गया, लेकिन अमेरिका ने गेहूं के साथ इसके पार्थियम के बीजों को मिला दिया था, जिसकी की इतनी मतलब वृद्धि होती है और ये जो जान माल खाते हैं उसके लिए बहुत घातक है। तो ये भी एक आक्रामक पौधा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तमिलनाडु का जो वन विभाग है, यह गैर सरकारी संगठन कन्याकुमारी है। इसमें रबर के बगानों और वन क्षेत्रों का आक्रामक पौधे मुकुना बैक्टीरियाटा को हटाने की एक पायलट परियोजना वहां चला रहे हैं। अब मूल रूप से रबर के पेड़ों की रक्षा के लिए लाया गया पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में फैल गया, जिसमें कलकड़, बथुनराई और बाघ अभ्यारण्य के मुकुना बैक्टीरियाटा बड़े क्षेत्रों को कवर करता है और देश के
जो देसी पेड़ हैं उनको पीछे छोड़ देता है, उनकी वृद्धि में ये बोटलनेक बनता है, यानी वृद्धि में एक बाधा डालता है। यह बेल, बेल मतलब लता होता है, विविधता के लिए खतरा और मुख्य रूप से कन्याकुमारी के वर्षावन प्रत्येक में रबर बागानों में पाई जाती है। तो रबर बागानों में ये पाई जाती है और ये दिक्कत का काम कर रहा है, इसलिए उसको हटाने का कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रहा कैंसल कोल, कौन सा लिखा गया, कैंसल कोल होगा, कैंसल कोल मामला किस देश से संबंधित है? तो देखिए कैंसल कोल मामला जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। यहाँ क्या है कि देखिए 70% से ज्यादा जो भी है बिजली उत्पादन करने के लिए तो वो कोयले पर ही आधारित है। इस कारण से नया जो एक बन रहा था एक और यूनिट, तो उसके विरोध में लोग खड़े हुए थे कि यहाँ मतलब प्रदूषण ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस कारण से इस चीज को नहीं बनने दिया जाए, अब नवीकरणीय वाला सोच लाया जाए, तो इसलिए इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हुई। तो दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में केस चल रहा था, ने संवैधानिक अधिकारों और संधारणीय ऊर्जा का समर्थन करते हुए 1500 मेगावाट की कोयला बिजली योजना को रोक दिया, वो नहीं बनेगा। नागरिक समाज द्वारा संचालित कैंसल कोल मामले को सरकार की 2019 की एकीकृत संसाधन योजना ARP को चुनौती दी गई थी, और जिसमें 1500 मेगावाट की कोयला बिजली योजना को जोड़ने की बात की गई थी। और युवाओं के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कोयले का विस्तार का विरोध करता है, यानी अब जो बन गया तो बन गया, आगे नहीं बढ़ाना है। और दक्षिण अफ्रीका अपनी ऊर्जा आपूर्ति का 71% के लिए कोयले पर निर्भर है। यह निर्णय पर्यावरण की रक्षा और संवैधानिक कर्तव्य पर जोर देता है और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक मिसाल कायम करता है। यानी ये ग्लोबल रूप से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो इस कारण से आप समझिए कि कोई भी देश अपना 71% ऊर्जा कोयले से ले रहा है, तो समझिए वहां कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा होता होगा। तो इसमें वहां के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक वॉइस रेज की, जिस कारण से देखिए सब अपना अपना बेनिफिट देखते हैं अभी के टाइम पे, लेकिन कुछ पर्यावरणविद भी हैं जो कि इस चीज के लिए लगे हैं, तो वहां के लोगों को इस बात के लिए मतलब सरोसर धन्यवाद देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? तो भारत की अनुमानित, यानी अभी तो पूरी नहीं हुई, तो पूरी होगी तब इस चीज को देखा जाएगा। तो अभी अनुमान किया गया है कि 6.4% GDP ग्रोथ रेट रह सकती है। तो GDP में हम लोग दे सकते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट नेट इंपोर्ट, जो एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबको जोड़ के एक GDP निकाला जाता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 6.4 की वृद्धि होने का अनुमान है। एक अनुमान है अभी, जो वित्त वर्ष 23-24 में 8.2% से कम है। 8.2% जो रहा है 23-24 में, उससे तो अभी कम ही है। और 4 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर, 4 वर्षों में ये वृद्धि दर जो आंकी गई है 6.4%, ये कम है और आर्थिक प्रदर्शन में मंदी का संकेत दे रहा है। देखिए सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय जो MOSPI का अनुमान करता है कि नामात्र GDP में 9.7% की मामूली वृद्धि को भी उजागर करता है। ठीक है, एक मामूली सा वृद्धि हुआ है। और विकास में गिरावट की कृषि, निर्माण और सेवाओं रहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों को दर्शाती है, समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी कि ये देखिए गिरावट का मतलब है कुछ ना कुछ मंदी की तरफ चल रहे हैं हम लोग, इसलिए ये गिरावट हुई। तो हम लोग कुछ देखिए, ये MCQ हो गया और कुछ हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। तो देखिए भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये इंडियन पनीर सेल्वम है, इन्होंने जीता है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है, तो ये माइकल मार्टिन है। अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? जॉन रेडक्लिफ होंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 55वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो ये भारत ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। आगामी इंडिया
एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो केनरा बैंक पे। ये जुर्माना कुछ न कुछ गलतियों की वजह से लगते रहता है, तो हाल ही में केनरा बैंक पे लगाया है। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिलेंगी नहीं, मिली है, तो ये 26 झांकियां देखने को मिली। हाल ही में आयोजित आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शो का आयोजित किया गया था? तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने दुबई में एक शो का आयोजन किया था। और हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 128वीं जयंती मनाई गई। आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी करेंगे। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। तो आज तक का ये करंट अफेयर्स का सफर यहीं तक था, और कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े, वहां सारा जो ये आपने पढ़ा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इंस्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।